Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's session. Today we have budget as our topic for the discussion. See, budget for the year 2024 is in news. Okay, 2024 का बजट अभी पेश किया गया है. तो बजट तो हर साल आता है, ठीक है. उसमें कुछ हर साल कुछ ना कुछ आपको बदलता रहेगा. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ये मेरा दावा है कि इसके बाद आपको बजट टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रहेगा. और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आज आप पढ़ेंगे, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट फॉर एवर. ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा रिलेवेंट रहेगा. ये इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बजट के बारे में समझेंगे. बजट के अलग अलग क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, ठीक है. इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, उसका आखिरी में आपको कुछ सवाल दे देंगे, आप उसको देखने की कोशिश करिएगा कि वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट. सो न्यूज़ में क्यों है बजट टॉपिक? न्यूज़ में इसलिए है कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपनी ऑफिशियल टेन्यूर का जो है 6th बजट को पेश किया है. ठीक है, इस बार की जो बजट है ये इसको बोला जाता है इंटरिम बजट. इंटरिम बजट क्यों कहा जाता है? इंटरिम बजट जब आपका इलेक्शन ईयर के लिए, इलेक्शन जब जिस साल में इलेक्शन हो उस साल में अगर कोई बजट इंट्रोड्यूस किया जाए उसको इंटरिम बजट कहा जाता है. इसको फुल ईयर के लिए नहीं होता है. ठीक है, फुल ईयर के लिए नहीं होता है. अगर इलेक्शन के बाद जब भी एक न्यू गवर्नमेंट आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का, जब न्यू गवर्नमेंट आए, न्यू गवर्नमेंट हो सकता है उस जो इंटरिम बजट है उसको चेंज करके नया बजट पेश करे या फिर उसको कंटिन्यू भी कर सकता है. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. तो इसको इंटरिम बजट कहा जाता है क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है. फिर इंटरिम बजट जो 2024 है, इसका फोकस क्या था? यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट वाइल मेंटेनिंग फिजिकल कंसोलिडेशन एंड कंटिन्यूइंग कैपेक्स. इन तमाम शब्दों की हम लोग क्या करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है, जो आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, क्या है फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगा. तो मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है. तो 5.1% ऑफ जीडीपी को हमें बनाना है फिजिकल डेफिसिट. तो बजट अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बजट जो ये शब्द है बजट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है. पहली बात, ठीक है. ये कहा क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS, ये शब्द मेंशन है कहाँ पर? आर्टिकल 112 में. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं. बजट क्या होता है? बजट हमारा क्या होता है? एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि हमारा इनकम कितना होगा और हमें उस हिसाब से खर्चा कितना करना चाहिए, एक्सपेंडिचर कितना करना चाहिए, उसको हम लोग बजट कहते हैं. ठीक है, तो इस बजट में हम लोग क्या करते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल के जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एस्टिमेटेड हमारा कितना पैसा आएगा और हमारा कितना पैसा जाएगा. ठीक है, ये होता है. और एक फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करें, एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है. ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 मार्च तक चलता है. ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा 31 मार्च से पहले सारे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR फाइल करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है. ठीक है, तो आर्टिकल 112 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात किया गया है. फिजिकल ईयर आपको पता है. तो बजट में क्या क्या रहता है? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कितना रेवेन्यू आएगा, मतलब कितना पैसा आपका मतलब वहाँ से आएगा, टैक्स वगैरह से आएगा. ठीक है, कितना पैसा आप जो है आपको डायरेक्टली मिल रहा है, चाहे लोन के तरह से मिले, चाहे गवर्नमेंट इंडिया के अंदर से मिले, बाहर से मिले, जो टैक्स की तरह से रेवेन्यू आ रहा है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलेंगे. ठीक है, सरकार के पास पैसा आ रहा है. और जो लोन या फिर डायरेक्ट पैसा जो आ रहा है, डायरेक्ट मनी जो आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. ठीक है, कैपिटल रिसिट्स. दोनों के मामले में पैसा आ रहा है लेकिन सोर्सेस अलग अलग है. तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिट्स, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, किस तरह से रेवेन्यू को उठाया जाएगा. ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका एस्टिमेशन होता है. ठीक है, और फिर रिसिट और जो एक्सपेंडिचर है, इनकम और जो खर्चा है, उसका पूरा डिटेल वो रहता है, आपका प्लानिंग रहता है इसमें. ठीक है, फिर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, आने वाले साल में हमारा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा रहेगा, ये सारे चीज़ें इस बजट जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके थ्रू पेश किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ये देख लीजिएगा. बजट की जब भी पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उनके द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसका 6 स्टेज रहता है. पहले तो आपको प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, आप वहाँ पर क्या करेंगे? बजट को पेश करेंगे. दूसरे में क्या करेंगे? आप उस बजट पे डिस्कशन होगा ऑब्वियसली. फिर डिस्कशन होगा तो फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा कि अलग अलग जो आपने इतना पैसा जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री को आपने वो किया है. ठीक है,
एलोकेट किया है उसमें क्या लॉजिक है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। उसके बाद फिर उसका क्या होगा, आपका वोटिंग होगा कि ये पैसा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल, कि वो जो आपका बजट जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री को दिया गया है उस पैसे को मतलब रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन मतलब कि हासिल करना, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, आपका पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ये आपका क्या होता है, 6 स्टेजेस इन्वॉल्व रहता है जब भी हम लोग बजट को वो करते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है, ये 6 आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और क्रोनोलॉजिकली आपको पूछा जाएगा कि मतलब फर्स्ट टू लास्ट आप वो करें। तो ये क्या है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्रोनोलॉजी आपको देखना पड़ेगा। तो बजट कौन तैयार करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है आपका, ठीक है। उसके अंदर बजट डिवीजन होता है, ठीक है। ये बजट डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसके अंदर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये बजट डिवीजन क्या करता है, आपका बजट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो 2017 से पहले क्या होता था, जो आपका वो है बजट जो है ना, हम लोग का बजट की डेट होता था फरवरी के एंड में बजट को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये डेट एडवांस किया गया है, लास्ट से फरवरी 1 तक लाया गया है, ठीक है। उसका रीजन हम लोग देखेंगे। मार्जिन ऑफ रेलवे का अलग से बजट होता था, जनरल बजट अलग से होता था, ये दोनों को एक साथ कर दिया। और जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो अलग अलग से आता था उन दोनों को भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ चेंजेस लाए गए थे 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो रिसिप्ट क्या होता है, देखिए ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इंडिकेट्स द मनी रिसिप्ट बाय द गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, या तो पैसा जो आपका गवर्नमेंट अर्न कर रहा है, ठीक है, या फिर जो आपका बोरो या फिर लोन के तौर पे जो आपका ले रहा है, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय स्टेट। आप मान लीजिए कि लोन के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, लोन गवर्नमेंट ले रहा है, और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिया गया था वो पैसा जब आपका वापस दिया जाएगा वो भी रिसीट का पार्ट होगा। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होता है जो आपके प्लानिंग के तौर पे किया जाता है, ठीक है। वो सारे एक्सपेंडिचर जो आपका प्लान किया जाता है, हाँ यहाँ पर हमें इतना पैसा जाएगा, ये करना है, हमें इरिगेशन में पैसा डालना है, ठीक है, रोड बनाना है, हमें ब्रिज बनाना है, कैनल बनाना है, ये सारी चीज़ें प्लान करके खर्चा किया जाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, जो प्लानिंग के बाहर की जो भी खर्चा होता है उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो बजट है, ठीक है, इसको पेश करने के पीछे ये क्या है, रीज़न क्या है, जो आपका पूरे कंट्री में जितना रिसोर्सेस है उसको हम लोग देखिए, गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी ने बोला था कि द वर्ल्ड हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू मीट एवरीवन्स नीड नॉट एनीवन्स ग्रीड। लोगों की जो आपका ग्रीड है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसको इस तरह से एलोकेट करना पड़ेगा कि उसका सही इस्तेमाल कर पाए, और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया का उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग तमाम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। और जो पुअर और रिच के बीच में जो आपका इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के पास हम लोग जो 1% जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, ठीक है, रिच 1% पॉपुलेशन के पास कितना है आपका 70% एसेट्स है, ठीक है, 70% वेल्थ है इंडिया में। तो ये हमें कम करना है, ठीक है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। उसके अलावा क्या है, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स है, ठीक है, उसको ऊपर बेस करके हमारा क्या करना पड़ेगा, बजट का ये फोकस रहता है कि adequate resources for investing in public sector and raise overall rate of investment and savings। लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो सरकार के पास जो कभी अगर आप मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया या फिर जो पेंडेमिक के तरह सिचुएशन हो गया, अगर सरकार के पास बजट नहीं होगा, इस तरीके की जो अनसर्टेन सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बजट, ठीक है। फिर मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो आपका सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, मेनी पब्लिक एंटरप्राइज सेक्टर इंडस्ट्रीज आर बिल्ट फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के लिए काम करते हैं, सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस। रिड्यूसिंग रीजनल डिफरेंसेस, ठीक है,
तो कुछ स्टेट क्या है आपका बहुत रिच होगा, ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया। कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर होगा, उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं होगा। तो फिर ये दोनों स्टेट के बीच में, हमारे कंट्री के अंदर ही जो इतना डिस्पैरिटीज़ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो बजट के अंदर हम लोग क्या देते हैं, गवर्नमेंट बजट लाते हैं, तो उसका क्या होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है, ठीक है, एक कैपिटल बजट होता है, ठीक है। कैपिटल बजट में जो कैपिटल रिसीट आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार से पैसा जा रहा है। रेवेन्यू बजट की बात करें, जो रेवेन्यू रिसीट जो आपका टैक्स वगैरह से जो पैसा आ रहा है, और ठीक जो सरकार जो आपका रोज़ डेली मतलब क्या करता है, डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए सरकार चलाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस का सैलरी हो, पार्लियामेंट में जो खर्चा हो रहा है, जुडिशरी में जो खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आता है, एक तो आपका टैक्स से आता है, ठीक है, लोगों के टैक्स से पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स से भी बहुत सारे पैसा आते हैं, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारा क्या होता है, आपका गवर्नमेंट बजट का क्या है, आपका कंपोनेंट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट, हमारा कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना रेवेन्यू हमारा जा रहा है। रेवेन्यू रिसीट्स आर रिसीट्स which do not have a direct impact on the asset and liabilities of the government। ये वो सारा पैसा है जो सरकार के पास आ रहा है, तो सरकार के ऊपर कोई क्या नहीं, आपका जिम्मेदारी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो टैक्सेस जा रहा है, क्या वो सारे टैक्सेस जो सरकार ले रहा है उसका पैसा हमें वापस देगा, नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, मतलब वो सारे रिसीट, वो सारे पैसे जो सरकार के पास जा रहा है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या देखते हैं, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं बन रहा है। जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। नॉन टैक्स सोर्सेज की अगर हम बात करें, जैसे डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट रिसीट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं, रेवेन्यू रिसीट में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच डज नॉट इम्पैक्ट इट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज। जैसे कि आपका सैलरी देना होना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, पेंशन देना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करना, ये सारी चीज़ें सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर हम लोग कैपिटल बजट की बात करते हैं। कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट क्या होता है, जो आपका विच लीड टू ए डिक्रीज इन एसेट्स और एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें, क्या क्या है, देखिए, द मनी अर्नड बाय सेलिंग एसेट्स। सरकार की जो अगर हम बात करें, देखिए ये जो है यहाँ पर आप एक देखिए इसको थोड़ा सा, जो कैपिटल रिसीट जो होगा ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो डेफिनेशन है वो ये होना चाहिए, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, देखिए, इट इज़ यूज टू क्रिएट एसेट्स, सरकार के पास एसेट बढ़ रहा है और सरकार के ऊपर की जो आपका बोझ है, ठीक है, फाइनेंशियल बोझ है, वो कम होता है। वो कैसे होता है, देखिए, द मनी अर्नड बाय सेलिंग एसेट्स, जैसे LIC में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, जो आपका मोनूमेंट्स है, जैसे आपका रेड फोर्ट को डालमिया ग्रुप के पास 25 साल के लिए क्या दिया, आपका 25 साल के लिए रेंट पे दे दिया। तो इस तरह से जो एसेट्स को सेल करने से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसीट में आता है। द मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग्स, जो दूसरे से जो पैसा लाया जाता है, चाहे IMF से उठाया जा रहा हो, US से हम लोन लिए, टर्की से लोन ले लिए, ठीक है, या फिर इंडिया के अंदर से ही हम लोग लोन उठाए, ये तमाम तरीके से कैपिटल रिसीट आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग एसेट्स सच एज रोड्स, हॉस्पिटल, ये सब जो आप क्या करें, इन सब पे खर्चा करते हैं। कैपिटल रिसीट मतलब ऐसा चीज़ों पे आप खर्चा करें जिसका आपको बाद में जाके उसका फ़ायदा ही होगा। अगर आप आज यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो कल को यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग पढ़ के बाहर निकलेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो ये तमाम लोग जो होंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, कैपिटल बनेंगे, देश की हमारा क्या बनेंगे, संपत्ति बनेंगे। तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू स्टेट्स, जो स्टेट को लोन दिया जाता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ज़ीरो बजट बजटिंग क्या होता है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। इट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस आर इवेल्युएटेड इन ईच टाइम ए बजट इज मेड
एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। तो हर बार क्या होता है, आपका बजट बनाया जाता है और हर एक जो खर्चा होता है उन तमाम खर्चे को जस्टिफाई किया जाता है कि ये खर्चा क्यों हो रहा है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो बेस एंड एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड एंड कॉस्ट। तो हर एक खर्चा 0 रुपये से शुरू करके हर एक खर्चे को वहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम बजट एनालाइजेस द प्रोग्रेस ऑफ ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड व्हाट द रेस्पेक्टेड मिनिस्ट्री हैज़ डन विद द बजट आउटले। तो मान लीजिए 2024 के फरवरी में कुछ एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हम लोग कह दिया है $5 बिलियन दे दिया, मान लीजिए $5 बिलियन दे दिया, ठीक है। तो ये पैसा ये मिनिस्ट्री कितना अच्छे से यूटिलाइज किया है, नहीं किया है, उसको उसका आउटकम क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि नहीं, इसको एनालाइज करते हैं आउटकम बजट में, ठीक है। जेंडर बजटिंग क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज जेंडर बेस्ड असेसमेंट ऑफ बजट्स इनकॉर्पोरेटिंग ए जेंडर परस्पेक्टिव एट ऑल लेवल्स ऑफ बजटरी प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जेंडर इक्वलिटी, जो अलग अलग जेंडर के जो लोग हैं उनके बीच में इक्वलिटी आए, ठीक है, जो आपका डिफरेंसेस ना रहे। बैलेंस्ड सरप्लस एंड डेफिसिट बजट क्या होता है? बैलेंस्ड बजट ये होता है जहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर है उतना ही है जितना आपका खर्चा आ रहा है, ठीक है, जो मतलब आपका कोई ऋण नहीं क्रिएट हो रहा है। सरप्लस बजट जहाँ पर आपका ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है। और डेफिसिट बजट जहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और आपका पैसा कम आ रहा है, ठीक है। फाइन, अंडरस्टैंडेबल। गवर्नमेंट को डेफिसिट को कैसे वो करते हैं? एक तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अगर रेवेन्यू रिसीट से अगर ज़्यादा है, हमारा खर्चा अगर इनकम से ज़्यादा है, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो आपका फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट से जब हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा, टोटल खर्चा, उससे हम लोग क्या हटा देंगे, हमारा रेवेन्यू रिसीट हटा देंगे। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट मतलब ऐसा जो पैसा जिससे हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं बन रहा है, उन तमाम चीज़ों को हटा देंगे। जो उसके बाद जो बचेगा वो हमारा फिजिकल डेफिसिट आएगा। इट इज़ द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड रिसीट्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है और जो टोटल इनकम हो रहा है उसके गैप को हम लोग फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंडेबल। बहुत ज़्यादा जर्गनिस्टिक वर्ड में हम नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इजी शब्दों में समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? इट इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, मेनली टैक्सेस बट ऑल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमी को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट के रेवेन्यू कलेक्शन से, ठीक है। थ्रू द फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट क्या करते हैं, टैक्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। टैक्स किस तरह से आएगा नहीं आएगा, उन तमाम चीज़ों को फिजिकल पॉलिसी मतलब कि फाइनेंशियल की जो आपका सिचुएशन उसको टैकल करने के लिए ये फिजिकल पॉलिसी बनाया जाता है। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज द गाइडिंग फोर्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना चाहिए, कितना इनकम आ रहा है, कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करने, इन तमाम चीज़ों को प्लान करने का सही एक अनुमान देते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, ये सारे चीज़ें हमें फिजिकल पॉलिसी से पता चलता है, ठीक है। हमें कितना अच्छे से बढ़ाना है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाना ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किस तरीके की रास्ता अपनाना है, ये फिजिकल पॉलिसी से पता चलता है। तो फिजिकल पॉलिसी अगर हम इंडिया में बात करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी अर्थनीतिक व्यवस्था को और बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना है, प्राइस स्टेबिलिटी लाना है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है, ठीक है। ये सारे चीज़ें हमारा मकसद रहता है। फिजिकल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग देख लिए, ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर आप मान लीजिए कि सरकार का खर्चा ज़्यादा हो गया इनकम से, तो ऐसे में क्या करेंगे, सरकार आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, इनको जो भी खर्चा ज़्यादा हुआ है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिक्योरिटीज द बैंक इशूज मोर करेंसी एंड पुट्स देम इनटू सर्कुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, गवर्नमेंट इन सारे पैसे को फिर से इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का पीछे कारण क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, और जितने भी उनको रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज पूरी तरह से इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे में द ऑप्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू मीट
द फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। ठीक है, आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। 2013 में एक सवाल आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मतलब इन्फ्लेशन कौन सा चीज़ से सबसे ज़्यादा बढ़ेगा? रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पब्लिक से जो डेट लिया गया उसको अगर दे दिया जाए तो उससे इन्फ्लेशन आएगा। देखिए ये फिर बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ये बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। ठीक है, इन्फ्लेशन कब होता है? जब आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपके पास मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, उस टाइम आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा अंधाधुंध खर्चा करेंगे, तो सबका डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिमांड जैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप मान लीजिए कि यहाँ पर 5 आईफोन हो, ठीक है, 5 आईफोन हो, ठीक है, और लोग खरीदने वाले 20 लोग हो जाए, ठीक है, कितने लोग? 20 लोग हो जाए, और ये आईफोन का प्राइस 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। तो जब 20 लोग हो जाएंगे, ये पैसा बढ़ा देंगे, 1,20,000 कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये चारों से इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2020 में आता है, अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट। क्या क्या है वो? और भी डॉक्यूमेंट्स जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये जो है किसके द्वारा बताया गया था? कौन से लॉ के थ्रू ये द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट पेश करने के लिए मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को ये मतलब गाइडेंस दिया गया? कौन से कारण के थ्रू? लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110, आर्टिकल 113, या फिर FRBM एक्ट ऑफ 2013। तो FRBM के ऊपर हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 3, देयर हैज़ बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज और रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसका इन तीनों का आंसर आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।